कि जो तहरीक पाकिस्तान में एक्टिव लोग थे उनको उसने बाखबर रखा और उन्हें इंटैक्ट रखा, उन्हें अपने ट्रैक से हिलने नहीं दिया। मेरा ख्याल ये सबसे बड़ा क्रेडिट था उनको बट साहब हाईलाइट कैसे किया? मेरा सवाल जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि वो कौन से पैरामीटर्स थे जिन्होंने हमारे अखबारात को, हमारे ज़राए इब्लाग को प्रोवोक किया कि ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं इन्हें हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रश पड़ा हुआ है ना, हर पर्सनैलिटी हमारे लिए एक टावरिंग पर्सनैलिटी है, हमारे ज़राए इब्लाग नहीं बनाया उनको। तो ये एक मुश्किल काम होता है ये जज करना कि ये पर्सनैलिटी जो है ना ये सच्ची है, ये बिल्कुल ठीक है, क्या उनकी तहकीक इतनी ज़्यादा? पता क्या है, जब तहरीक कोई चल रही होती है तो उस वक्त आपका परखने का मयार बदल जाता है। बिल्कुल ठीक है। आज हम काम कर रहे हैं रूटीन, आप अपने चले जाएं 3-4 साल पहले जो लायर मूवमेंट चली थी, आप देख लो उस मूवमेंट के दौरान किन लोगों को कवरेज मिलती थी। बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट फेसेस थे, बिल्कुल सही बात, डिफरेंट नेम थे। उनमें से बहुत से लोग, मुनीर मलिक को आपने उसके बाद टीवी स्क्रीन पर भी नहीं देखा होगा, नहीं देखा, अली अहमद कुर्द को बहुत कम देखा होगा। देखिए ना, तहरीकें जो है वो लीडरशिप पैदा करती हैं और फिर उन लोगों का उन पर यकीन बढ़ाती हैं। जो क्रेडिबल नाम होते हैं वो जिंदा रह जाते हैं, जो नहीं होते वो बहुत जल्द कौमी धारे से पीछे रह जाते हैं। नहीं तो ये जो लोग उस वक्त सरखेल थे इस सारी मूवमेंट के, जो लॉयर्स मूवमेंट का आपने जिक्र किया, ऐसा तो नहीं है कि ज़राए इब्लाग ने उनको मौका नहीं दिया, दोबारा उनको हाईलाइट ही नहीं किया, उन्हें बुलाया ही नहीं, उनसे बात ही नहीं की, अली अहमद कुर्द को उन्होंने मौका नहीं दिया, और जिन लोगों का अपना मेरा अपना ख्याल यह कि उन्होंने जब ये समझा कि हम एक कॉज के लिए आए थे, ठीक है, और हम पे एक कौमी जिम्मेदारी थी, हमने वो दे ली। अब क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह, दोबारा वो अपनी प्रैक्टिस में चले गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ज़राए इब्लाग की बात चलते चलते तहरीक पाकिस्तान तक पहुंची। आपने 2 कौमी नज़रिया का जिक्र किया था, बुनियाद तो वही है, हमारी असास है जो हमने ताक में रख दी, अलमारी में बंद कर दी, लेकिन बहरहाल हम बुनियाद हमारी वही है, हम उसी पर डिपेंडेंट हैं। नज़रिया पाकिस्तान या 2 कौमी नज़रिया जब कायद-ए-आज़म के 14 निकात, करारदाद मकासद, करारदाद पाकिस्तान की तरह ये मंजर आम पे आई, इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया, तो हमारे ज़राए इब्लाग ने इसको सर का ताज बना के उठाया और इसी को लेके चले। हम उसके बाद क्यों भूल गए उसको? क्या हमारे ज़राए इब्लाग नज़रिया पाकिस्तान को जानते नहीं हैं या मानते नहीं हैं? असल में राना साहब, मैं एक तो उस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता, शायद वो छोटी मुंह बड़ी बात वाला मामला हो जाएगा, और मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं इल्मी लिहाज से या तारीख़ी लिहाज से कि मैं नज़रिया पाकिस्तान को या 2 कौमी नज़रिए को डिबेट उस पर कर सकूं। उसके बारे में लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियन हैं। मसलन अगर देखें आप तो उस वक़्त जमीयत उलमा हिंद का भी और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर भी खान अब्दुल गफ्फार खान और इस तरह के लोगों की सोच दूसरी थी, इवन जमात इस्लामी की कायदीन की भी सोच दूसरी थी। और इसलिए मैं बाज़ औक़ात मेरी अपनी राय ये है कि शायद ये डिबेट बड़ी फजूल है कि हम इस वक़्त बाज़ औक़ात माजी के उसको निकालते हैं कि भाई पाकिस्तान क्यों बना, 2 कौमी नज़रिया ठीक था, गलत था, उसमें इसने ये किया वो नहीं किया। भाई एक मुल्क बन गया है, बिल्कुल ठीक। आप देखें अमेरिका किस बुनियाद पे बना है, बरतानिया किस बुनियाद पे बना है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जो कुछ तारीख़ी इर्तिक़ा के नतीजे में और ज़मीनी हक़ाइक़ के नतीजे में ना कोई मज़हबी बॉन्ड है, ना कोई माशरती बॉन्ड है, अक्सर जो है या माशी वजूहात की बुनियाद पे या समाजी वजूहात की बुनियाद पे वो वजूद में आई हैं। और एक मिनट के लिए रोकूंगा, यानी अमेरिका की आपने बात की, वो बना नहीं है, वो तो दरियाफ्त हुआ था। पाकिस्तान दरियाफ्त नहीं हुआ था, बनाया गया था। इसके और उसके जो वजूद है उसमें बड़ा ही फ़र्क है। हमने तो बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पे इसको बनाया, हासिल किया, कुर्बानियाँ दी। अमेरिका तो दरियाफ्त हो गया तो जाके वहाँ बस गए गासबाना कब्ज़े के तौर पे। नहीं, देखें वो भी ऐसा नहीं था कि अमेरिका, एक तो ये हम बहुत कोलंबस के दौर में चले जाते हैं कि उस वक्त दरियाफ्त हुआ था ना, उसके बाद भी बहुत सारे मराहिल आए, वहाँ पे बाहर से लोग जाके बसे, रेड इंडियन और बाकियों के नईयों की फिर आपस में कशमकश रही, फिर वो बरतानिया की कॉलोनी रही।
लेकिन ये जो आखिरी चीज़ जो इस वक्त हमारे सामने है, जो रियासतें बनी हैं, जी जी, ये तो उस बुनियाद पे बनी है। फिर मेक्सिको के साथ और कनाडा के साथ अगर उसके बॉर्डर्स का तयन हुआ है, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि देखिए सर आपकी बात 1 मिनट के लिए रोकूंगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता फिर टोकी जाए, इसलिए नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और गुफ्तगू कर रहे थे सलीम साफ़ी साहब और बात हो रही थी इर्तकाई मराहिल की कि हमने पाकिस्तान और दुनिया के जो जितने मुल्क बने हैं उनके इर्तकाई मराहिल से हम कैसे गुजरे और आज इस पोजीशन में कैसे। सर प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, तो इसलिए अब ज़ाहिर बात है कि कुछ अब बहुत सारे लोग ये डिबेट देते हैं कि भाई अगर सिर्फ दो कौमी नज़रिया या ये चीज़ें थी तो फिर जो बांग्लादेश जो पाकिस्तान का हिस्सा था वो तो टूट गया और इकनॉमिक और सियासी वजूहात पे वो टूट गया। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इस डिबेट में पढ़ने की बजाय बात बड़ी सिंपल है, वो ये कि एक मुल्क बन गया है, मैं उसका शहरी हूँ, मैंने उसकी वफ़ादारी का हल्फ उठाया है। जब मेरी जेब में इस मुल्क का आइडेंटिटी कार्ड है, जब मैं इसका सिटीज़न बना हूँ, तो मैंने ये हल्फ उठाया हुआ है। अब अगर मैं सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पे सोचूं तो इंसानियत का तकाजा भी यही है कि आप अपने हल्फ की पासदारी करें। यकीनन अगर आप मुसलमान की हैसियत से सोचें तो मुसलमान का ये फ़र्ज़ होता है और उसके ईमान का तकाजा होता है कि वो वो हल्फ उठाए। अगर आप पक्के सिंधी और पक्के बलोच और पक्के पख्तून और पक्के पंजाबी है तो उन सब की रिवायात में भी ये शर्त अव्वलीन है कि आप अपने हल्फ की वफादारी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उस डिबेट में पड़े बगैर एक तो ये है कि मेरा इस्लाम, मेरा पख्तून वली, मेरी इंसानियत और मेरी पाकिस्तानियत, इन सब का तकाजा है कि मैं इस मुल्क का वफादार रहूं, इसके बेहतरी के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए काम करूं। और दूसरी जो इससे भी बड़ी हकीकत वो यही है कि भाई मेरे, इनके और आपके इंटरेस्ट भी इस मुल्क से वाबस्ता है, हमारी इज़्ज़त भी इससे वाबस्ता हो गई है, हमारी पहचान भी इससे वाबस्ता हो गई है और हमारी मुस्तकबिल और हमारी तरक्की और तनज़्ज़ुली भी उससे वाबस्ता है। इसलिए अगर मैं सेल्फिश बन के भी सोचूं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि मैं इसकी मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करूं। इसलिए ये जो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात लोग माजी के डिबेट्स में और उसमें पड़ जाते हैं, मैं कहता हूँ भाई बस ठीक है, बाकी दुनिया में ये डिबेट नहीं होता। अमेरिका का वफ़ादार है, उसको आगे तरक्की देने के लिए काम कर रहे हैं। इंडियन अपने मुल्क का वफ़ादार है, जापानी अपने मुल्क का वफ़ादार है। इसलिए उस डिबेट पे वक्त ज़ाया किए बग़ैर मैं कहता हूँ हमें आगे की तरफ बढ़ना है। मेरे पास इस वक्त, मैं किसी भी कौमियत से अगर मेरा ताल्लुक़ है तो मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान से बेस्ट ऑप्शन कोई अवेलेबल नहीं है। यकीनन ये जो आप बात फरमा रहे हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ये डिबेट उस जगह पे हुआ करती है सलीम साहब, बल्कि मैं इसके ऊपर राय तो बट साहब आपकी लेना चाहूँगा। ये बात जो उन्होंने की है, ये उन जगहों पे ये डिबेट हुआ करती है जहाँ पे वहाँ के रहने वाले मुतमईन नहीं होते हैं, जहाँ पे अवाम मुसीबत में होते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि यार हमने ये माजी में ज़रा झांको, ये हमने बनाया क्यों था, हमने किस वजह से यहाँ पे आके अपने डेरे डाले थे, क्या हमारे साथ ये कुछ होगा इसलिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम माजी में दो कौमी नज़रिए को या किसी भी वजह से तारीख़ में झांकते हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ होना था, हमारे पास बिजली नहीं होनी थी, हमारे ऊपर करप्ट लोग होने थे, हमारे लिए ये प्रॉब्लम सारी जो आज बन रही हैं, ये ज़माना गार का दौर जो हमारे ऊपर चल रहा है, ये हमारे पास चलना चाहिए था, इस वजह से हमने पाकिस्तान बनाया था। या पाकिस्तान बनाने के लिए हमने जो कमिटमेंट्स की थी, जो वादे किए थे, जो सोचा था कि हम अपने मज़हब को यहाँ प्रैक्टिस करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से हम इस मुल्क को लेके आगे चलेंगे, तरक्की करेंगे, दुनिया की कौमों में अपना नाम बनाएंगे, तो फिर ज़रूरी हो जाता है उसको देखना। राना साहब, एक बात तो यह है कि क्या इन वाक़यात का तज़किरा होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान कैसे बना, मारूजी हालात के क्या थे, किन लोगों ने उसकी पाकिस्तान की मुखालफत की, किन्होंने कुर्बानियाँ दी, किन। मेरा ख्याल है कि
तारीख में इसका तज़किरा ज़रूर रहना चाहिए, यस, ताकि आपके आने वाली नस्लों को ये पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान किन मुश्किलात से गुजर कर हासिल किया गया, किन खून और आग की नदियों को अबूर करने के बाद हमें यह खिताब मिला। कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन हमें 24 घंटे इस बहस में नहीं पड़े रहना चाहिए। ठीक, उनको निसाबी कुतुब का हिस्सा बनाएं, लोगों को बताएं, साथ साथ लोग आगे बढ़ें। अब हमने 65 साल जो है वो इस काम में ज़ाया कर दिए हैं कि रोज़ाना हर 6 माह बाद दोबारा डिबेट शुरू हो जाती है कि आपने तो क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की थी, आपने तो दूसरा कहते हैं आपने लूट मार की थी, और फिर हम 14 अगस्त करीब आएगी अगले साल तो फिर 2-3 टॉक शो इसी इशू पे हो जाए। अब देखें कि पाकिस्तान बन गया अल्लाह के फजल करम से, जिन्होंने मुखालफत करनी थी उनकी मुखालफत के बावजूद बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बिल्कुल ठीक। अगर जमीयत उलमा हिंद ने मुखालफत की, जमात इस्लामी ने मुखालफत की, तो आप उनको यहाँ से निकाल तो नहीं सकते। अब वो इस पाकिस्तान के शहरी हैं, उसी तरह पाकिस्तान का दर्द रखने वाले शहरी हैं, उसी तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शहरी हैं जिस तरह वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी। अब उनकी चौथी नस्ल यहाँ आबाद है। वैसे भी सर राय बदल जाया करती है, अगर उस वक्त वो राय थी तो आज राय पाकिस्तान के मसला यह है कि वो चौथी नस्ल अब यहाँ जवान हो चुकी है। बिल्कुल ठीक, ठीक है, इसलिए उन जमातों का तज़किरा रहना चाहिए कि भाई किन्होंने मुखालफत की, किन्होंने हमायत की, लेकिन उनको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की हद तक अलमिया नहीं बनाना चाहिए, उसको इस हद तक नहीं होना चाहिए। अब यह कि जिस तरह सलीम साहब ने बात की कि अब इससे आगे बढ़े, नौजवान नस्ल को भी इस कौमी धारे में लाए, अब और एक रोड मैप अब बना लें, पहले नहीं बनाया तो 65 साल गुजारने के बाद ही देख ले कि जो हमसे बाद चीन हमारे साथ आबाद हुआ वो कहाँ खड़ा, आज़ाद हुआ वो कहाँ खड़ा है। जितनी कौमें हमारे साथ जो है वो आई, दूसरी जंग अजीम के बाद जापान कहाँ था, आज कहाँ खड़ा है। इसलिए आप उनके साथ कंपैरिजन करें, उनके साथ मुकाबला करें और फिर अपनी कौम को बताएं कि भाई आप रेवड़ ना बने, इसी तरह एक दूसरे के साथ दस्तों गरेबान ना रहें बाहम, बल्कि एक कौम की शक्ल इख्तियार करें और जिस तरह जापान ने तरक्की की है, जिस तरह चाइना ने तरक्की की है, उनको रोड मैप को सामने रखते हुए आप भी तरक्की की बुनियाद तय करें। देखिए जी, रोड मैप बनाना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना जो है, ये मेरा ख्याल हमारे पास बना हुआ है। देखिए मैं 2 कौमी नज़रिए की बात जो कर रहा था बिला वजह नहीं कर रहा था, वही हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, हम फॉलो नहीं करते, बना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं गुफ्तगू थोड़ी सी जो है वो बाहर निकल रही है हमारे मौजू से, मैं उसको ज़रा वापस लाऊँ ना, तो यही कोड ऑफ कंडक्ट हमारे मीडिया के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट होता है। क्या हमारा मीडिया इस वक्त जो चल रहा है इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई हमने डूज एंड डोंट्स बनाए हैं, कोई पैरामीटर्स हैं, कोई थोड़ी सी बाउंड्रीज हैं कि जो जी चाह रहा है हम किए जा रहे हैं, प्रोपेगेट भी कर रहे हैं, अफवाहें भी फैला रहे हैं, झूठी खबर को भी उसी तरह ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, हर सेकंड के बाद एक न्यूज़ ब्रेक हो रही है और उसमें जान नहीं होती है, वो बिला वजह की, वो जो साइकिल की टक्कर लगी है जी वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो एक 7 साल के बच्चे ने खुदकुशी कर ली है जी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, ये कौन से पाकिस्तान को हमारे ज़राए इब्लाग हमारा मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है। देखिए राणा साहब, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की है। मैं अक्सर अपनी मीटिंगों में, PFJ की मीटिंग में, RAJ की मीटिंग में, प्रेस क्लब की मीटिंग में अपने दोस्तों से ये कहता हूँ कि लोगों की बड़ी हाई होप्स है मीडिया की तरफ। वो इन्हें एक मसीहा भी समझते हैं और समझते हैं कि इस वक्त को अगर कोई हमारे जख्मों पे मरहम रख सकता है, हमारे दुखों का मुदावा कर सकता है, तो वो एक पाकिस्तान का मीडिया है। मीडिया मेरे दुख की दवा अगर कर सकता है तो मीडिया कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। और इन तोक़ुआत इतनी बढ़ गई है, अगर हमने इन तोक़ुआत के मुताबिक अपने किरदार को ना डाला, हम में से जो हम में काली भेड़ें घुसी हुई हैं वो इसी तरह ब्लैकमेलिंग करती रहीं, इसी तरह सौदेबाजियाँ करती रहीं, तो हमारे ख़िलाफ़ नफ़रत भी उसी तरह बढ़ेगी जिस तरह एक पुलिसमैन के ख़िलाफ़ आम आदमी की नफ़रत होती है। मैंने बहुत से वाक़यात कोट किए हैं अपने दोस्तों की मीटिंग में। अगर एक जेन्युइन इनकाउंटर होता है, पुलिस मुकाबला होता है डाकुओं के साथ, खुदा न खास्ता पुलिस वाले शहीद हो जाएं डाकू के हाथों, तो बाद लोग खुशी मना रहे होते हैं जो उनके हाथों मुजालिम का शिकार होते हैं। बिल्कुल, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि उस वक्त से हमें डरना चाहिए कि जब हमारे ख़िलाफ़ ये मोहब्बत, ये लोगों की तोक़ुआत जो है नफ़रत में बदले, इसके लिए हमें कम से कम कुछ पैरामीटर बनाने चाहिए। इसके लिए PFJ का बहुत अच्छा पैरामीटर्स हैं PFJ के पास। PFJ के कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें पढ़ें तो सबसे पहला जो पेज है वो है ही वो कि उसमें आपको रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया उसमें, ठीक है। लेकिन अब बदलते हुए हालात के मुताबिक यह है कि हमारी सियासी जमातें, हमारी हुकूमतें इसको सीरियस नहीं ले रही।
एक तो वजह यह है कि मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि कोई पॉजिटिव कानून साजी करने से भी हुकूमतें डरती हैं कि अचानक 4 चैनल उठेंगे, 2 जर्नलिस्ट उठेंगे कि देखें ये आज़ादी जो सहाफ़त